ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल उनका ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में है और इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी, जो कि अब 22 सितंबर को होनी है। और इसी के साथ ही उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जो कहती थी कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ये जो मामला है इस पर सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले पर सुनवाई ना हो इसके लिए 3 अधिनियमों की दलील दी थी, जिसमें खुद वर्शिप एक्ट का अधिनियम था, उसके साथ ही वक्फ बोर्ड का अधिनियम और साथ ही उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ अधिनियम भी शामिल था। हालांकि इस पर जिला जज जो हैं SK विश्वेश, उन्होंने ये कहा कि इन तीनों ही मामलों के तहत कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है और इस मामले पर अब 22 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष में काफी खुशी का माहौल दिखा है, तो वहीं पे मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद कोर्ट की ओर रुख करेगा। देखने वाली बात है कि जब फैसला आने से पहले भी प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद की थी और पुलिस की भी चौकन्ना नजर आई। होटल्स की जांच की गई, इंटरनेट पर भी नजर रखी गई और ऐसे ही तमाम कई सारे प्रैक्टिस की गई, जिसके जरिए किसी भी तरह की हिंसा को एक तरह से बढ़ावा ना मिल पाए। तो वहीं देखने वाली बात है कि पूरे मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई होनी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दो ऐसी पार्टी हैं जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं लगातार भाजपा कांग्रेस पर वार करती हुई भी नजर आ रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है, उसी के चलते कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की गई और उस पोस्ट में ये लिखा गया कि जिस तरह से बीजेपी और RSS लगातार देश में तबाही मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बस 145 दिन और बचे हैं। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा को इससे मिलजुला के देखा गया और बताया कि 145 दिन हमारी यात्रा को रह गए हैं और इतने ही दिन बचे हैं बीजेपी और RSS के। ये फोटो जब से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, तब से ही संबित पात्रा एक्शन में आए और जमकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। हालांकि सत्ता में तो वो लोग पहले से ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्वीट कर वह सत्ता में आना चाहते हैं और लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं, अभी भी हमारी मौजूदगी कायम है। तो ये जो सिलसिला था ये लगातार जारी रहा, जिसके बाद कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये फोटो हटा दिया। हालांकि इस फोटो में देखा जा सकता है कि किस तरह से RSS की जो निक्कर होती है, जो उनकी पूरी पोशाक होती है, उसमें आग लगती हुई नजर आ रही है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस और साथ ही भाजपा की ये जो आरोप प्रत्यारोप की नीति है वो कब तक ब्रेक लगाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार संबित पात्रा ने ये हमला बोला है कि जो कांग्रेस है वह भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रही है, बल्कि वह भारत में आग लगा रही है, यानी कि ये आग लगाने का काम करती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस इस पर क्या पलटवार करती है। चंडीगढ़ में सोमवार को किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच हुई बातचीत सफल रही है। इस बातचीत में हरियाणा के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। किसान नेताओं ने सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के घेराव के लिए नाडा साहिब गुरुद्वारे पंचकुला से कूच किया था, लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की हुई। इसके बाद किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के लिए समय दिया गया। इसी के चलते चंडीगढ़ में किसान नेताओं, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। करीब 2 घंटे चली ये बातचीत सफल रही है। बैठक के बाद हरियाणा के वित्तायुक्त VS कुंडू ने कहा कि किसान नेताओं की तमाम मांगों पर विचार करते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने देश आमलात की भूमि को लेकर जो मुद्दा खासतौर पर चर्चा में है, उसके लिए अगले विधानसभा के सत्र में कानून लाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही किसान नेताओं का कहना था कि सरकार के सामने जो तमाम मांगे रखी है उन पर सहमति बनी है। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार के साथ जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही है, लेकिन आज की बैठक में जो चर्चा की गई है वो किसानों के धरने के बीच में जाकर उस पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। बहरहाल आज किसान नेताओं और सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद साफ संकेत है कि किसान अब इस मुद्दे पर कम से कम और धरना फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने उनको बातचीत के लिए
बुलाया और उसके बाद जो उन्हें आश्वासन दिया उससे किसान नेता संतुष्ट नजर आए हैं। यमुनानगर के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा के घर पर आज एनआईए, एसटीएफ और यमुनानगर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से रेड की गई। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान उसके हत्यारों के संबंध आतंकवादियों के साथ सामने आने के बाद आईएनए ने काफी सख्त एक्शन लिया और उन्होंने जितने भी गैंगस्टर थे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में सभी जगह पर एक साथ लगभग 60 स्थानों पर रेड की थी। आज एनआईए ने यमुनानगर में काला राणा के घर पर रेड की, जिसके बाद काला राणा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर्स के आतंकवादियों के साथ लिंक सामने आने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए हरकत में आ गई। सोमवार को जांच एजेंसी ने देश भर में लगभग 7 ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए के रडार पर उत्तर भारत के टॉप गैंगस्टर हैं। इन गैंगस्टरों का कनेक्शन खालिस्तानी आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से सामने आया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के आसपास स्थित कई गैंगस्टरों से जुड़े ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की। एनआईए ने उत्तर भारत के टॉप गैंगस्टर में से एक काला राणा के यमुनानगर स्थित आवास पर छापेमारी की, जिसके बाद कुख्यात गैंगस्टर काला राणा फिर से सुर्खियों में आ गए। काला राणा को इसी साल की शुरुआत में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। काला राणा कुछ साल पहले ही देश से भागकर थाईलैंड चला गया। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि राणा थाईलैंड से ही काला जटेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात गैंगस्टरों के साथ सिंडिकेट चला रहा था। 2013 में काला राणा ने अपराध की दलदल में अपना पैर रखा था। उसके बाद सबसे पहले उसने गाड़ी लूटी और चिनौती का काम किया। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास माने जाने वाले संपत नेहरा से हुई। यह वही संपत नेहरा है जिसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की जिम्मेदारी ली थी। विदेश में बैठकर सिंडिकेट चलाने वाले काला राणा के ऊपर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें यमुनानगर जिला में ही 17 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जाता है कि काला राणा के ऊपर रंगदारी फिरौती के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एनआईए की टीम पूरे देश भर में कई जगह छापेमारी कर रही है। एनआईए की ये छापेमारी गैंगस्टर्स के खिलाफ की जा रही है। दरअसल पिछली हुई जांच में पंजाब के गैंगस्टर्स के आईएसआई और आतंकियों से गठजोड़ का खुलासा हुआ था, जिसके बाद एनआईए ने बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब आतंकी एंगल का खुलासा हुआ है। पंजाब के डीजीपी ने खुद बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में गैंगस्टर्स और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की बात सामने आई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत संदीप जठेड़ी का आतंकी कनेक्शन मिला है। उन्होंने बताया मूसेवाला मर्डर मामले में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान भी थे। डीजीपी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के कहने और उसके इशारों पर आरोपी दीपक समेत उसके साथियों ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। बताते चले कि मूसेवाला मर्डर मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वही कुल 35 नामजद हैं और 2 की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई है। डीजीपी ने यह भी बताया कि शुरुआती जांच में कपिल पंडित को लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी टारगेट करने को कहा था। कपिल ने पुलिस को बताया कि वो और उसके 2 साथियों ने मुंबई जाकर रेकी भी की थी। डीजीपी ने खुलासा करते हुए कहा कि इस मर्डर मामले में शामिल गैंगस्टर्स का आईएसआई के साथ कनेक्शन था। वहीं इसके बाद एनआईए ने एक्शन लेते हुए गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल पंजाब के गैंगस्टर्स के आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए ने पूरे देश भर में बड़ा कदम उठाते हुए बड़ी छापेमारी की है और ये आगे भी ये छापेमारी जारी रह सकती है। राजकीय उच्च विद्यालय दांग कला में अध्यापकों की कमी के कारण गांव के लोगों ने सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि ट्रांसफर ड्राइव के दौरान गांव के उच्च विद्यालय से अधिकतर विषयों की पोस्ट को कैप्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रांसफर ड्राइव में नए अध्यापक विद्यालय में नहीं आ पाए। शिक्षा विभाग के इस कार्य से गाँव के छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। गाँव के विद्यालय में अब केवल एक मुख्य अध्यापक, समाजशास्त्र का एक प्रवक्ता और पीटीआई अध्यापक ही शेष बचे हैं। विद्यालय में गणित, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आदि सभी विषयों के पद पूरी तरह खाली है।
जिसकी वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वह जब तक स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे, जब तक कि अध्यापकों की व्यवस्था न हो जाए। कारवा खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का पूरा प्रयास किया, परंतु ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं सुनी और तुरंत अध्यापकों की व्यवस्था करने को कहा। अध्यापकों की कमी के बारे में बोलते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यालय में 5 पद खाली हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को इससे अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इनकी समस्या का जींद के सिविल अस्पताल में अब जो मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट आते थे उनके लिए 11,000 वर्ग फुट में विश्राम गृह बनाया जाएगा। ये प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया है। जो डॉक्टर डिप्टी सीएम डॉक्टर पालेराम, उनका कहना है कि हमने विभाग से चिट्ठी प्राप्त हुई है, अब ये बनने जा रहा है जिससे मरीजों को काफ़ी फायदा होगा। हालांकि हर रोज़ 15 से 20 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होती है और कुछ जैसे पीएचसी से रेफर होकर जींद के सिविल हॉस्पिटल में आते हैं तो मरीज उनके साथ वो परेशान हो जाते थे। अब वो कुर्सी पर या ज़मीन पर लेट जाते थे रात के समय, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके लिए विश्राम गृह बनाया जाएगा और मरीजों को इसका काफ़ी फायदा होगा। फतेहाबाद का नया बस स्टैंड जनता व छात्र छात्राओं के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। फतेहाबाद से 6 किलोमीटर की दूरी पर फतेहाबाद का नया बस स्टैंड बनाया गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं व आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज छात्र संगठनों द्वारा फतेहाबाद की लाल बत्ती चौक पर जाम लगा दिया गया। छात्राओं का कहना था कि फतेहाबाद का जो बस स्टैंड है शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। वहीं रोडवेज विभाग द्वारा किराया भी बढ़ा दिया गया है। शहर में आने के लिए उन्हें ऑटो वहन करना पड़ता है, लेकिन माध्यमिक परिवार के छात्र होने के कारण इतना किराया वहन नहीं कर सकते। इन्हीं मांगों को लेकर छात्रों द्वारा आज फतेहाबाद की लाल बत्ती चौक पर जाम लगाया गया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं छात्रों द्वारा शहर भर में प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बसों की सर्विस को बढ़ाए जाने व शहर में से बस होकर गुजरे इन मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इन छात्राओं की मांग को कब तक पूरा करता है या छात्र यूं ही लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। में रात की ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्डों पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से सिक्योरिटी गार्डों को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को दुकान में बंद करके पूरी तरह से मारपीट की, जिसको लेकर मंडी में अफरा तफरी मच गई। मामला देर रात करीब 11:30 बजे का है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की सूचना घरोंडा पुलिस को दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और जांच आरंभ कर दी है। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लंबे लंबे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समालका में मातापुली रोड स्थित एक प्राइमरी स्कूल को लगभग 2 साल पहले अपग्रेड किया गया था, जिसमें स्कूल को मिडिल क्लास तक ले जाया गया, जहां पर 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए एडमिशन शुरू किए गए थे। लेकिन शिक्षा विभाग यहां पर सुविधाएं देना भूल गया है। अगर बात करें तो यहां पर मिडिल क्लास होने के बाद लगभग 5 टीचर, 1 क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी चाहिए, लेकिन यहां पर इधर उधर से 2 टीचरों को ही लगाया गया है, जिनके भरोसे 163 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से टीचरों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चों को बिठाया जा रहा है। इसको लेकर बच्चे व अभिभावक दोनों ही चिंतित है कि आखिर 163 बच्चों का भविष्य क्या होगा। हालांकि इसको लेकर उच्च अधिकारियों ने अपने कई अधिकारियों को इस बारे में पत्र भी लिखा है, लेकिन आज तक इस समस्या पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। लंपी की चपेट में आने से हजारों पशु मौत के घाट उतर चुके हैं। इस वायरस से पशुपालकों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में इस संक्रमण से हालात हाथ से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में लंपी वायरस से अब तक 45,000 से भी ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में स्थिति भयावह बनी हुई है, क्योंकि 7 जिलों में इस बीमारी को लेकर एक भी टीकाकरण नहीं हुआ है। लोगों में इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है। परेशान पशुपालक इस बीमारी से बचने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। कई गांवों में पूजा की जा रही है, लेकिन अब देखना ये है कि आखिर ये वायरस कब तक थमता है। देश के कई राज्यों में मानसून की स्थिति कमजोर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर मानसून एक्टिव होने के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर ज्यादातर जिलों में अब तक औसत से भी कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड, उड़ीसा,
बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों हल्की बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उनकी माने तो देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गरजने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया है।